व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित होंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से सह आचार्य डॉक्टर गंगा सहाय मीणा। इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर गंगा सहाय मीणा सवाई माधोपुर के सेवा गांव में इनका जन्म हुआ और आपने अपनी उच्च शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्राप्त की। आपका पीएचडी का विषय राजस्थान के आदिवासी और हिंदी उपन्यास अस्मिता और अस्तित्व का संघर्ष था। चूंकि आज का विषय ही आदिवासी भाषाओं पर है और गंगा सहाय मीणा जी का आदिवासी लेखन पर विशेष इनकी कमांड है। इनको यूजीसी द्वारा रिसर्च अवार्ड मिला 2014-16 में, दलित आदिवासी संवाद लेखन पुरस्कार मिला 2011 में, आपको रुक्मणी देवी युवा पुरस्कार 2017 में प्राप्त हुआ। आपकी अकादमिक उपलब्धियों के अंतर्गत आदिवासी लेखन की त्रैमासिक पत्रिका आदिवासी साहित्य के आप संपादक रहे हैं। आपने होरिजोन पीयर रिव्यूड कमेटी के मेंबर रहे हैं। इसके साथ आप मूक आवाज, अपनी माटी आदि अनेक पत्रिकाओं से जुड़े हुए रहे, उनके मार्गदर्शक मंडल और संपादक मंडल के सदस्य रहे। आप ऑल इंडिया ट्राइबल राइटर फोरम के संयुक्त सचिव भी हैं और साहित्य अकादमी विशेषज्ञ समिति के भी सदस्य रहे हैं। आपकी अब तक 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें आदिवासी साहित्य विमर्श, आदिवासी चिंतन की भूमिका, आदिवासी और हिंदी उपन्यास, अस्मिता और अस्तित्व का संघर्ष, बालकृष्ण भट्ट रचना संचयन, और 2 आपकी अनुवाद की पुस्तकें प्रकाशित हुई है, भाई तू लाहौर देखने आना और सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन। आपके अनेक व्याख्यान दिए हैं आपने। 17 पुस्तकों में आपके आलेख प्रकाशित हैं। 34 पत्र पत्रिकाओं में आपने आलेख लिखे हैं। मीडिया आर्टिकल्स के अंतर्गत अखबारों में लगभग सैकड़ों आपके आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आपके रेडियो और टीवी टॉक 1.5 दर्जन के आसपास हैं। इसके साथ साथ साहित्य में भी आपकी रुचि है और आपने पूस की एक और रात और हरिया की याचिका नाम से 2 लघु कथाएं भी लिखी। आप एमएचआरडी के ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं पर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कोर्स के संयोजक भी रहे हैं। इस समय आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व आपने पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। मैं आपका स्वागत करता हूं और मंच आपको सौंपता हूं। श्री गंगा सहाय मीणा जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर लोकेश जी, डॉक्टर संजय जी, और मेरे लिए सुखद संयोग आपने बनाया कि मेरे सहपाठी थी उनको उनके माध्यम से मेरा परिचय कराया आपने। आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशाराम जी, आवाज आ रही है? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी प्रतिभागियों का भी मैं आभारी हूँ। उनका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में जो 2-3 दिनों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। मुझे जो विषय दिया गया है, नई शिक्षा नीति और आदिवासी भाषाएं। मित्रों, इस पर काफी बातें हो चुकी होंगी अब तक और बातें बाकी भी हैं। मेरा संदर्भ आदिवासी भाषाओं को लेकर है, तो उसी पे मैं अपनी बात रखूंगा। इस देश की आबादी में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत करीब 8.5 है। 8.5% लोग आदिवासी हैं इस देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन उनके बारे में अक्सर बातें बहुत कम हो पाती है, चाहे वो अकादमिक बहसें हों या मीडिया की बहसें हों या सार्वजनिक दुनिया की जितनी भी बातचीत होती है, चाहे होती है, आदिवासियों पर अक्सर गंभीर बातचीत सामने नहीं आ पाती। आदिवासियों को लेकर के एक कमेटी बनाई थी पिछली सरकार के समय, यानी यूपीए सरकार के समय, वर्जीनियस खाका कमेटी, जिसको कहा गया हाई लेवल कमेटी ऑन सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। ये 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और हुआ कुछ ऐसा कि पिछली सरकार यानी यूपीए सरकार जाने वाली थी और नई सरकार आने वाली थी। इसी बीच में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो उस पर चर्चा नहीं हो पाई। उसमें भी इस तरह के कंसर्न आपको देखने को मिलेंगे और उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में
705 आदिवासी समुदाय हैं, भिन्न समुदाय, एथनिक ग्रुप जिनको आप उनकी भाषा में कहें तो 705 एथनिक ग्रुप के आदिवासी इसमें रहते हैं। और आप जब आदिवासियों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उनके बारे में बात शुरू करते हैं, तो पहली बात ये आती है कि आदिवासी जिस चीज से परिभाषित होते हैं, जिन चीजों से परिभाषित होते हैं, उनमें भाषा भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे हम भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषा, इस तरह से उनको कैटेगराइज करते हैं, श्रेणीबद्ध करते हैं, तो भाषा को एक अहम तत्व के रूप में चिन्हित करते हैं आदिवासी अस्मिता या आदिवासी पहचान को निर्धारित करने के लिए। मैं आपको बोलूं कि इस वक्त देश में 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं हैं। अक्सर भाषाओं को लेकर जब बात होती है तो हमारे बहुत सारे साथी जो विद्यार्थी तो नहीं जानते, बहुत सारे अध्यापक भी भाषाओं के बारे में ये समझदारी रखते हैं कि भारत में 150 भाषाएं होंगी, क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो लोग ये अनुमान करते हैं कि अच्छा कुछ और 10-20 भाषाएं ऐसी होंगी जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर 100-150 भाषाओं से ज्यादा भाषाओं की कल्पना ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, लेकिन देश में 700 से ज्यादा जीवित भाषाएं हैं और मेरी समझदारी से हर भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। खुद आप देखें कि जो भाषाओं को अध्ययन करने के स्रोत हैं, अगर आप भाषाओं पर कोई भी अध्ययन करना चाहें तो आपको एक प्राइमरी सोर्स मटेरियल की आवश्यकता होगी। भाषाओं को लेकर जो अध्ययन मौजूदा हैं, जो उपलब्ध हैं और उनकी आपको जरूरत होती होगी। तो मैं आपको ये आपके साथ साझा करना चाहूंगा। भाषाओं को लेकर 4-5 प्रमुख स्रोत हमारे सामने उपलब्ध है जिनसे हम भाषाओं के बारे में एक बुनियादी समझदारी बना सकते हैं, या भाषाओं को लेकर जो मुख्य आंकड़े हमारे सामने हैं। तो एक तो है कि हमारे पास में जो आंकड़े हैं वो सेंसस ऑफ इंडिया के हैं, भारत की जनगणना के आंकड़े हैं। अब भारत की जनगणना आप जानते हैं हर 10 साल में होती है, लेकिन जो जनगणना के भाषा संबंधी आंकड़े हैं वो 1961 से शुरू हुए। तो 1961 की जनगणना के आंकड़े आपको मिल जाएंगे, 71 के मिल जाएंगे, 81 के मिल जाएंगे आपको, 91 के, 2001 और अब 2011 के नवीनतम आंकड़े सेंसस ऑफ इंडिया की साइट पर आपको मिल जाएंगे। जितने भी आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ या जितने तथ्य हमारे पास मौजूद हैं, उन सबकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो मैं यहाँ से बात शुरू करूंगा कि जो सेंसस ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं उनकी बहुत बड़ी सीमा ये है कि वो भाषाओं के आंकड़े तो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन 10,000 से कम जिन भाषाओं के बोलने वाले हैं उनके आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते। और इस देश में अच्छी खासी संख्या ऐसी भाषाओं की है जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है। आपने सुना होगा जरूर अंडमानी भाषाओं के बारे में, स्वयं ग्रेट अंडमानी, लिटिल अंडमानी, ओंगे, जारवा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, या निकोबारीज के बारे में आपने सुना होगा। ये जारवा लोग तो 100 से भी कम लोग बचे हुए हैं। तो जो या ऐसे ही ओंगे भाषा है। तो इनमें से कई भाषाएं ऐसी जिनके बोलने वाले 100 से भी कम बचे हैं, और जनगणना में तो उनको ही दर्ज नहीं किया जाता जिनकी भाषा की संख्या 10,000 से कम है, जिनके बोलने वालों की संख्या। तो लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा खासा डेटा आपको मिल जाएगा। भाषाएं बढ़ रही है या घट रही है, जैसे आजकल ये बहस आती है कि भाई हिंदी खतरे में है, तो हिंदी खतरे में है या नहीं है, अगर खतरे में है तो कितनी खतरे में है, अगर हिंदी खतरे में नहीं है तो कौन सी भाषाएं खतरे में है। तो उसको लेकर के अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आपको सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा भी काफी मदद करता है। दूसरा डेटा भाषाओं को लेकर के आजकल एक पुराना एक सर्वे है ग्रियर्सन का, पीपल्स माफ कीजिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषा सर्वेक्षण। पुराना सर्वे है, 100 साल पुराना हो चुका, लेकिन उसी तर्ज पर उससे और ज्यादा साइंटिफिक ढंग से और ज्यादा चीजों को शामिल करते हुए पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे, यानी भारत का लोक भाषा सर्वेक्षण, ये जो गणेश देवी की संस्था है गुजरात अहमदाबाद में, उनके माध्यम से पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया जा रहा है। और उसके कई वॉल्यूम पब्लिश हो चुके हैं। ओरिएंटल ब्लैक स्वान से वो अंग्रेजी और हिंदी में साथ साथ में पब्लिश हो रहा है। बाईलिंगुअल उसको पब्लिश, मतलब हिंदी वॉल्यूम भी आता है, अंग्रेजी वॉल्यूम भी आता है। तो उसके कुछ 15-20 वॉल्यूम पब्लिश हो चुके हैं। वो राज्यवार वहां पर भाषाओं को बांटा गया है कि भाई ये राजस्थान की भाषाएं, ये गुजरात की भाषाएं, ये झारखंड की भाषाएं, ये छत्तीसगढ़ की भाषाएं, ये तमिलनाडु की भाषाएं। और करीब करीब 500 पेज का एक वॉल्यूम है
और जिन राज्यों में ज्यादा भाषाएं हैं वहां पर 2 वॉल्यूम भी कर दिए गए। तो भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, कुछ उनका लिटरेचर भी दिया गया है, जिससे कि पता चल सके कि भाषा कैसे लिखी जाती है, कैसे बोली जाती है, कुछ बुनियादी शब्दावली दी गई है। तो एक परिचयात्मक चीजें हैं वहां पर लेकिन भाषा तेजी से बढ़ रही है, घट रही है, उनके बोलने वाले कितने घटे बढ़े, इसके बारे में कोई आंकड़े वहां पे नहीं है। तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। फिर यूनेस्को का एक इंटरेक्टिव एटलस है जो खतरे वाली भाषाओं को लेकर के, वो दुनिया का एटलस है, लेकिन उसमें भी भारत की भाषाओं पर एक नजर आपको डालने को मिल जाएगी, क्योंकि यूनेस्को के इंटरेक्टिव एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के अनुसार इस वक्त देश की 197 भाषाएं वो खतरे में हैं। इन 197 भाषाओं को उन्होंने 5 श्रेणियों में बांटा है। जैसे ही आप उनमें से किसी श्रेणी पे क्लिक करते हैं, जैसे आपने सबसे पहले भारत चुन लिया, भारत में से आपने क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो उस पर आपने क्लिक किया, तो जितनी भाषाएं क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो भारत के मैप में, आपको भारत के नक्शे में वहां पे आपको पॉइंट्स बनते हुए दिख जाएंगे, और उस भाषा पे क्लिक करेंगे, उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उस भाषा का ब्यौरा आ जाएगा, और उस जगह को भी वो जूम करके दिखा देगा कहाँ की वो भाषा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इंटरेक्टिव एटलस, क्योंकि ये उनके लिए खास तौर पर जो समझते हैं कि 100-150 भाषाएं होंगी, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण। 197 भाषाएं तो खतरे में है, तो इससे अपने आप अनुमान लगा कितनी भाषाएं होंगी। और जब मैं भाषा कह रहा हूँ तो मैं पूरी तरह सोच समझ करके भाषा कह रहा हूँ, मैं बोली नहीं कह रहा, मैं उपभाषा नहीं कह रहा, या सहभाषा नहीं कह रहा। ये सब भाषाएं हैं। जो तीसरा स्रोत हो सकता है भाषाओं के अध्ययन का, चौथा स्रोत माफ कीजिए, यूनेस्को का एटलस हो गया, जनगणना के आंकड़े हो गए, और भारत का लोक भाषा सर्वेक्षण हो गया। चौथा स्रोत सकता है जो इंडिविजुअल बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो किसी एक भाषा बेस पे काम कर रहे हैं, भाषा के भी एक रूप पर काम कर रहे हैं, किसी उपभाषा या बोली पर काम कर रहे हैं, तो उनके डेटा भी, क्योंकि वो एक भाषा को बहुत गहरे में एनालाइज करते हैं, बहुत गहरे में उसका अध्ययन करते हैं, तो इसलिए वो अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। इस तरह 4 तरह के स्रोत भाषाओं के अध्ययन को लेकर के हमारे सामने मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि अक्सर क्या करते हैं कि किसी भाषा की मान लीजिए लिपि नहीं है, तो कई लोग उसको इसी वजह से बोली कहने लगते हैं, डायलेक्ट कहने लगते हैं, जबकि लिपि कोई निर्धारक तत्व नहीं है भाषा होने के लिए। भाषा होने के लिए आप कह सकते हैं कि उसका मौलिक व्याकरण होना चाहिए, उसका मौलिक शब्द भंडार होना चाहिए, मौलिक ध्वनियां होनी चाहिए। तो इन सब आधारों में लिपि कोई एक बुनियादी आधार नहीं है। और इस आधार पर देखें तो जो पूरी की पूरी 700 से ऊपर भाषाएं इस देश में ठहरती हैं, और जब आप किसी समुदाय की भाषा को बोली कह देते हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब हम आदिवासी भाषाओं की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब बोली कह करके उस समुदाय को भी और उसकी भाषा को भी, दोनों को ही आप उपेक्षा करना चाहते हैं, मतलब वो उपेक्षा का शिकार होती है, क्योंकि आप बोली कह करके उसको कहीं ना कहीं कम करके आंक रहे होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से भाषाओं के प्रति सही समझदारी विकसित करना बहुत जरूरी है। और जो हर भाषा है वो महत्वपूर्ण है, हर भाषा को बचाया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जब भाषाओं को लेकर चर्चा होती है तो अंग्रेजी वर्सेस हिंदी या नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन, इस तरह की डिबेट्स में हम फंस जाते हैं, और इससे देश की जो खतरे वाली भाषाएं हैं या देश की जो और सैकड़ों भाषाएं हैं, उन भाषाओं की कहीं ना कहीं हम उपेक्षा कर रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब हम भाषाओं की बात करें तो सभी भाषाओं की बात करें। जैसे हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, जन अधिकारों की बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक तबके के अधिकारों की बात नहीं कर सकते, हमको इस लोकतंत्र को समावेशी बनाना जैसे जरूरी है। और अंतिम व्यक्ति की बात, जिसके बारे में गांधी जी भी कहते थे कि कभी आपको संशय हो और आप ये जानना चाहे कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो काम सही है या गलत, तो आप उस व्यक्ति को याद करिए जो जीवन में सबसे उत्पीड़ित, सबसे कमजोर आपने देखा है, उस व्यक्ति को याद करिए, और आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम उस व्यक्ति के लिए कुछ हित का है, उस व्यक्ति के नहीं है, तो आपका संशय अपने आप दूर हो जाएगा इस सवाल का जवाब खोजने की प्रक्रिया में। ऐसे ही जब लोकतंत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो हर किसी व्यक्ति को, हर किसी भाषा को, हर किसी संस्कृति को, सबके बारे में आपको बात करनी होगी। और भारत की खूबसूरती यह है, भारत की विशेषता यह है, जो हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, भाषणों में दोहराते हैं, विविधता में एकता। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हम भाषणों में प्रयोग करते हैं और लगातार हम कहते हैं भाई हाँ हम तो भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यकीन करते हैं,
लेकिन वास्तव में होता क्या है, हम अपने आचरण को देखें, हम मतलब तमाम भारतीय नागरिक, तो हम इस डाइवर्सिटी को कभी सेलिब्रेट नहीं करते। हम इस विविधता को कभी इसको एक एक उत्सव के तौर पर, इसको हमारी मजबूती के तौर पर नहीं देखते। हम इन विविधताओं के आधार पर लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं, इसको उत्पीड़न का आधार बनाते हैं, इसको भेदभाव का आधार बनाते हैं। तो मित्रों, मैं ये कहूंगा कि जो सारी की सारी भाषाएं हैं, उन सब के बारे में बात करना जरूरी है। जो भाषाओं की हम बात करें, हर भाषा को बचाना जरूरी है, क्योंकि हर भाषा में असंख्य स्मृतियां होती है। आप देखिए कि मान लीजिए एक भाषा है, आजकल आप भाषाओं में रुचि लें तो जैसे जारवा भाषा है, 100 से कम बोलने वाले हैं। प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने काम किया उसके बारे में, और भारत सरकार ने उनके काम को सराहा भी, उनको पद्मश्री दिया उस काम के लिए। तो अब उस भाषा में उन्होंने पाया कि एक भाषा है जो अंडमानी भाषा एक रूप है, उसमें दर्द को लेकर के, दर्द उसको लेकर के 16 शब्द मौजूद हैं। वजह से वो दर्द हुआ है, आपको चोट से दर्द हुआ है, आपको कहीं से कोई घाव होने की वजह से दर्द हुआ है, आपको बुखार की वजह से दर्द हुआ है, आपके किस अंग में दर्द हुआ है, उसको लेकर के आप अंग्रेजी में क्या बता सकते हैं कि दर्द को लेकर इतने शब्द है? या ऐसे बहुत सारे उदाहरण उनके अंडमानी संबंधी अध्ययनों में आप देखेंगे कि हर भाषा के पास में अपना एक नॉलेज सिस्टम होता है कि असंख्य स्मृतियों से बनता है। आप अपने समुदाय को देखिए, जिस भाषा को आप बोलते हैं, कितने सारे लोगों ने हजारों साल तक काम किया, और उन सब अनुभवों का, उन सब स्मृतियों का संचय वो आपकी भाषा में आपको मिलता है। आप आज जो मैं भाषा बोल पा रहा हूँ, ये भाषा मैंने इजाद नहीं की है, ये भाषा मैंने अपने पुरखों से सीखी है, अपने अध्यापकों से सीखी है, अपने परिवेश से सीखी है, और उन्होंने अपने पुरखों से सीखी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी भाषाओं के माध्यम से अनुभवों को, स्मृतियों को और ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं और उसका संचरण कर रहे होते हैं। इसलिए अगर कोई भाषा मरती है तो उसके साथ साथ वो असंख्य स्मृतियां, असंख्य अनुभव और ज्ञान की एक पूरी की पूरी परंपरा नष्ट हो जाती है। इसलिए हर भाषा को बचाना बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई भाषा के बारे में कुछ बुनियादी बातें। अब हम आते हैं नई शिक्षा नीति और आदिवासी भाषाओं पर। आप देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है वो भाषाओं को लेकर जब से आई है तब से लेकर चर्चा में है, और कोई इसके पक्ष में बोल रहा है या कोई विपक्ष में बोल रहा है, बोल रही है। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब आदिवासी भाषाओं की हम बात कर रहे हैं तो ये मन में स्पष्ट रखें कि, और जो फैक्चुअल भी है, एक तथ्यात्मक है, कि जितनी भी ये बड़ी भाषाएं आपको दिखाई पड़ती है आपके आसपास, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़िया, इनमें से कोई भी भाषा आदिवासियों की मातृभाषा नहीं है। इसलिए जब आदिवासी भाषाओं की बात करें तो सिर्फ आदिवासी भाषाओं की बात करनी होगी। आप चीजों को समझने के लिए इन भाषाओं का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क आपको समझना होगा। अब आप देखें जो हमारी संवैधानिक स्थिति है, क्या पहली बार आदिवासी भाषाओं के बारे में बात हुई है इसमें शिक्षा नीति में? तो पहले हम संवैधानिक स्थिति को जान लेते हैं। संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या वो भी आदिवासी भाषाओं की कुछ वकालत करते हैं? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक आप सभी जानते हैं कि राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में शुरू में 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये संवैधानिक स्थिति है। और इन्हीं में इसके अलावा जो प्रावधान, इन्हीं में से संविधान 300 अनुच्छेद 350 में ये दर्ज किया गया है कि जो छोटे समुदाय है, जिनको माइनॉरिटी उसमें लिखा हुआ है, लेकिन माइनॉरिटी के आजकल अलग अर्थों में प्रयोग होने लग गया। उस वक्त जो भी इस तरह के कोई भी छोटे समुदाय थे जो बहुसंख्यक नहीं थे, उन सबको माइनॉरिटी, जिसमें आदिवासी भी शामिल थे, दलित भी शामिल थे, क्रिश्चियन भी शामिल थे, बहुत सारे समुदाय जो छोटी एक अस्मिता का निर्माण करते हैं, तो उनके बारे में संविधान के अनुच्छेद 350A में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो ऐसी लोकल कम्युनिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के, वो प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था मातृभाषाओं में करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, और इस संबंध में राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति इस संबंध में आदेश निकाल सकते हैं, जिससे कि कोई भी समुदाय महसूस ना करे कि उसकी शिक्षा, उसकी भाषा को सम्मान नहीं मिल रहा है, या उसके उस भाषा को बोलने वाले बच्चे
उनको सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल रही। अब संविधान में दर्ज कर दिया, लेकिन इसको मेरे ख्याल से कभी लागू नहीं किया गया और ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 29(1) में 29 की धारा 1 में ये लिखा गया है कि देश के हर नागरिक को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। बातें संविधान में भी बड़ी अच्छी लिखी हुई है, लेकिन इन बातों को अमली जामा अभी तक ठीक ढंग से नहीं पहनाया जा सका है। अब सवाल आता है कि इतनी अच्छी बातें होने के बाद भी क्यों नहीं भाषाओं को बचाया जा सका। 197 भाषाएं खतरे में आ गई और इन 197 से मैं कहूंगा 195 भाषाएं तो आदिवासियों की भाषाएं हैं। एक दो भाषाएं जो गैर आदिवासी भाषाएं, तो खतरे में कैसे आ गई फिर, और क्यों नहीं उनको लागू किया जा सका। तो भाषाओं को, इसका मतलब लोगों ने छोड़ा है या कुछ समुदाय भी खतरे में आए हैं। तो भाषाओं को छोड़ने के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो भाषाओं को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है सरकारी नीतियां और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। कि सरकार ने इस तरह की नीतियां नहीं बनाई और उनको लागू नहीं करवाया जिससे कि वो भाषाएं बच सके, भाषाओं को बोलने वाले लोग बच सके। और दूसरा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि जो निचले समझे जाने वाले तबके, एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है, ये मेरी नहीं है, तो जो निचले समझे जाने वाले तबके हैं समाज में, वो ऊंचे समझे जाने वाले तबकों जैसा आचरण करते हैं, उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं उनको अपनाने लगते हैं और कुछ समय बाद खुद को ऊंचा क्लेम करते हैं। तो इस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में भी बहुत कुछ छूट जाता है और भाषा भी छूट जाती है। और सरकारी नीतियों के माध्यम से आप देखते हैं कि भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना, उनमें रोजगार का होना या ना होना, और उन भाषाओं को कोई सरकारी संरक्षण प्राप्त होना या ना होना। तो इन तीनों आधारों पर देखें, यानी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना, तो इसमें भी उपेक्षा हुई बहुत सारी भाषाओं की। उनमें रोजगार ना होना, इस दृष्टि से भी उपेक्षा हुई। और उन भाषाओं को कोई सरकारी संरक्षण प्राप्त होना, तो इस दृष्टि से भी उपेक्षा हुई। इस वजह से बहुत सारी भाषाएं लगातार हाशिए पे चली गई और खतरे में आ गई। अब जो नई शिक्षा नीति है वो बेसिकली उस संविधान की मूल आत्मा में जो बात है उसी का एक तरह से दोहराव करती है, और बात पिछली शिक्षा नीतियों में भी आई है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया जा सका है। जैसे नई शिक्षा नीति जहां से अपनी बात शुरू करती है, सबसे पहले मूलभूत सिद्धांत दिए हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो वहीं पे वो स्पष्ट कर देती है कि यह शिक्षा नीति है वो बहुभाषिकता, जो भारत की बहुभाषिकता है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसको और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषाओं की शक्ति को प्रोत्साहित करेगी। यानी ये हमेशा भाषाओं को, भाषाओं का कोई भी सवाल आएगा, खासतौर पर छोटी भाषाओं को, और जो भारत की विविधता है, भारत की बहुभाषिता है, उसको बचाने का काम करेगी। और साथ में उसमें सिद्धांतों में दर्ज किया गया कि जो भाषिक बाधाएं आती है तकनीक के प्रयोग में, उन भाषिक बाधाओं को दूर करने की कोशिश करेगी। यानी कि जो छोटी भाषाएं हैं जिनमें तकनीक अभी तक मौजूद नहीं है, वहां पर सूचना प्रौद्योगिकी और दूसरी तकनीकों को तो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये बात लिख दी, और उसके साथ साथ में ये भी बात की गई कि भाई हाँ, हम भारत की जो शिक्षा पद्धति है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर हो, उच्च शिक्षा के स्तर पर हो, हर जगह पर भाषाओं को एक सम्मानजनक जगह मिलेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे जब प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, तो कहा गया है, जिसको लेकर के जो सरकार के विरोधी हैं, बहुत सारे लोग जो वर्तमान सरकार के विरोधी हैं, वो भी इस बात की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें उसको स्थानीय भाषा या मातृभाषा में देने की वकालत की गई है। हर स्तर पर भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात की गई है, और लिखा है स्पष्ट तौर पर कि 5वीं तक की शिक्षा कम से कम, और संभवतः 8वीं तक की और उच्च शिक्षा भी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में देनी चाहिए। अगर यह हो जाता है, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, और सरकार कह रही है कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर यह कदम आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इसी कड़ी में जब जो आगे कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद भी जो मिडिल एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है, उसमें भी या तो वो स्थानीय शिक्षा के माध्यम में दिया जाए, माध्यम के तौर पर स्थानीय भाषा को स्वीकार किया जाए, या
उच्च शिक्षा के स्तर पर एक विषय या एक अनुशासन के तौर पर भाषा सिखाने के स्तर पर भी वो भारतीय भाषाएं मौजूद हों। निश्चित तौर पर अगर ऐसा हो पाता है तो आप देखेंगे इससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी, क्योंकि कोई भी शिक्षा शास्त्री से आप बात करिए वो कहेगा कि भाई ये लगातार ये बात दोहराई जाती है कि प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में होनी ही चाहिए। यहाँ पे एक बात जरूर मुझे याद आ रही है कि जब यूपीए की सरकार थी, मैं किसी सरकार की आलोचना और समर्थन के लिए नहीं हूँ, लेकिन वो उस वक्त एक ज्ञान आयोग बना था, नॉलेज कमीशन, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सैम पित्रोदा। तो उन्होंने अपनी कुछ सिफारिश सरकार को दी कि भाई अब देश की शिक्षा नीति में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे और अब हमको ऐसा करना चाहिए कि अब पहली से जो शिक्षा का माध्यम होगा सारे स्कूलों में, प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों में, वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी और विद्यार्थी का मूल्यांकन भी उसके भाषा ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कोई विद्यार्थी कितना इंटेलिजेंट है या नहीं है, ये जानने के लिए उसके विषय ज्ञान के बजाय उसका अंग्रेजी ज्ञान देखा जाना चाहिए कि उसको अंग्रेजी कैसे आती है। अब जाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूलों में तो यही होता है, वो सरकारी स्कूलों में नहीं हो सका, लेकिन ऐसी सिफारिश दी गई और उनको ज्ञान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो किस तरह की समझदारी एक हमारी सरकारों के अंदर भी होती है भाषाओं को लेकर के। लेकिन अब अगर ये बात इसमें जोर दे करके की गई है भाई प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से स्वागत योग्य में इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो मातृभाषा और स्थानीय भाषा की बात की गई, तो क्या आदिवासी भाषाओं के विकल्प भी मौजूद होंगे या सिर्फ बड़ी और वर्चस्वशाली भाषाओं में ही शिक्षा दी जा सकेगी? मेरी चिंता यही है। कई लोगों की चिंता यह है कि भाई अच्छा कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे हमारे बच्चे तो क्या होगा, हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। मेरी चिंता वो नहीं है। मेरी चिंता ये है कि जब स्थानीय भाषाओं की आप बात कर रहे हैं, मातृभाषाओं की बात कर रहे हैं, तो उनमें आप आदिवासी भाषाओं को शामिल करते हैं या नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देकर के कहूँ आपको कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उत्तरी भारत में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सबको हिंदी बेल्ट, हिंदी प्रदेश या हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं। और यहाँ के लोगों की समझदारी है कि इस पूरे के पूरे इलाके में हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है, हिंदी एक प्राथमिक भाषा है। जबकि मैं बताऊं कि इसी क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, और ना केवल हिंदी नहीं है बल्कि कोई इंडो आर्यन लैंग्वेज भी नहीं है। क्योंकि जो भाषा परिवार का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे समझने में आपको मददगार कि चलिए हिंदी नहीं है तो कोई, आप जब इसका मान लीजिए किसी की मातृभाषा ब्रज है, किसी की मातृभाषा बुंदेली है, किसी की मातृभाषा हरियाणवी है, लेकिन ये सभी भाषाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इसलिए समझना आसान होता है क्योंकि सभी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं। लेकिन आप बात करें गोंडी की, आप बात करें मुंडारी की, आप बात करें कुड़ुक की, तो आपको पता चलेगा कि गोंडी द्रविड़ परिवार की भाषा है। वो इसी बेल्ट में है, कुछ महाराष्ट्र में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश कुछ इलाकों में भी गोंडी बोली जाती है। इस तरह से मुंडारी, कुड़ुक, हो, बिरहोरी, ऐसी असंख्य भाषाएं हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं कहूंगा, जो इसी हिंदी बेल्ट में है। और अब अगर आपकी समझदारी ये होगी लागू करने की भाई हिंदी क्षेत्र है, इसमें तो प्राथमिक शिक्षा माध्यम हिंदी होगी, तो ये एक ज्यादती होगी मेरे ख्याल से उन आदिवासियों के साथ, उन भाषाओं के साथ में। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की एक हालिया रिपोर्ट जो करीब 6 महीने पहले आई, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक फैसला लिया कि अब वो प्राथमिक शिक्षा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको द्विभाषी प्रकाशित करेगी, उनको हिंदी या अंग्रेजी में प्रकाशित करेगी और साथ में स्थानीय भाषा में भी। तो अब ये बात क्यों आई? हिंदी, एक तो हिंदी भाषा होगी, अंग्रेजी तो उच्च शिक्षा के स्तर पर होगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में हिंदी के अलावा स्थानीय भाषा यानी आदिवासी भाषाओं में भी किताबें प्रकाशित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमेटी बनाई और उसको अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी कि भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी की पुस्तक पढ़ने में, हिंदी के अध्यापक से बात करने में दिक्कत होती है। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में 17 लाख बच्चे एनरोल्ड है प्राइमरी एजुकेशन में। उन 17 लाख में से 5 लाख बच्चे ऐसे हैं
जो हिंदी नहीं समझते। अब आप सोचिए कि ये कैसी स्थिति है। जैसे मेरे एक रिसर्चर मित्र हैं, वो बताते हैं कि जब वो रिसर्च के लिए एक मुंडा इलाके में गए और वहां जाकर के उन्होंने अपना रिसर्च, उन्होंने सोचा कि मैं एक स्कूल में जाता हूँ, सोशल साइंस का रिसर्च था कि गांव के बारे में पूरी की पूरी सूचनाएं, सामान्य तौर पर जो टीचर होते हैं गांव में काम करने वाले, वो गांव के लोगों से परिचित होते हैं, गांव की समस्याओं से परिचित होते हैं, कि वहां से मुझे बहुत सूचनाएं मिल जाएंगी। जब उन टीचर से जाकर के बात करी तो पता चला कि उनको मुंडारी नहीं आती, तो फिर अब कैसे बात करेंगे। तो फिर उन्होंने, रिसर्चर ने सोचा कि चलो मैं ऐसे करता हूँ, टीचर से कहता हूँ भाई बच्चों को तो हिंदी आती है, उनसे बच्चों से हिंदी में बात करके और बच्चों से पूछ लें। तो बच्चों को हिंदी नहीं आती, पता चला टीचर को मुंडारी नहीं आती, और वो अध्यापक महोदय सर जी वहां पर पढ़ा रहे हैं काफी समय से। अब वो कैसे पढ़ाते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे। यानी इसी हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ऐसी भाषाएं हैं जो हिंदी से बहुत अलग हैं, जो अलग भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जिनको समझना उतना ही, जैसे मुंडारी आस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की भाषा है, कुड़ुख आस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है। तो ऐसी भाषाएं यहाँ पे मौजूद हैं जो हिंदी या भारतीय भाषा परिवार की भाषाएं नहीं है। उनको इसमें जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये देखना है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, जब भाषा स्थानीय भाषा या आदिवासी भाषाओं को लागू करने की बात है। इसके अलावा शिक्षा नीति में दर्ज किया गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई शिक्षा नीति कहती है कि भाई उसमें जो स्थानीय भाषा की जानकारी है उसको भी एक योग्यता के तौर पर शामिल किया जाएगा। यानी किसी इलाके में अब जब अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं तो उसमें स्थानीय भाषा की जानकारी जरूर होनी चाहिए टीचर को, उसके बिना उसकी नियुक्ति वहां पर नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर स्थानीय भाषाओं में रोजगार पैदा होंगे, नई जो पीढ़ी है वो स्थानीय भाषा सीखेगी और अपनी संस्कृति परंपरा से जुड़ी रह सकेगी, और इससे भाषाओं को बचाने में, भाषाओं को प्रोत्साहित करने में एक मदद मिलेगी। और इसी पूरी प्रक्रिया में जब स्थानीय भाषाओं की जानकारी रखने, उनको माध्यम बनाए जाने वाली की बात है, तो उसमें ये दर्ज किया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। अब यहाँ आकर के आप कह सकते हैं कि एक दिक्कत पैदा हो गई, एक समस्या पैदा हो गई है। सिर्फ 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता पर रखने की बात की गई है, तो इससे ये लगता है कि जो गैर अनुसूचित भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में सिर्फ 22 भाषाएं हैं, फिर जो गैर अनुसूचित भाषाएं जो करीब 700 के करीब हैं, 750 के करीब, उन भाषाओं का क्या होगा, उन भाषाओं के बच्चों का क्या होगा, क्या उनको स्थानीय शिक्षा में, स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जा सकती? तो लगता तो है कि शायद नहीं दी जा सकती। कुछ स्पष्ट उल्लेख इस बारे में शिक्षा नीति में नहीं किया गया है, और उन भाषाओं की स्थिति ज्यादा खराब है। अगर उनके विकास की दृष्टि से भी देखें तो उनमें से बहुत सारी भाषाएं ऐसी है जिनकी वृद्धि दर ऋणात्मक है, नकारात्मक है। आप इस सेंसस के जो लैंग्वेज डेटा है उसमें जाकर देखेंगे तो उसमें ये भी देखा हुआ है कि हर दशक में कौन सी भाषा कितनी वृद्धि कर रही है। जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है यानी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं, और जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं नहीं है, दोनों की ही वृद्धि दर वहां पे दी हुई है। तो कई भाषाओं की वृद्धि दर नकारात्मक है, ऋणात्मक है। उन भाषाओं को फिर क्या होगा, उन भाषाओं के बोलने वालों का क्या होगा? तो ये एक बड़ा सवाल छूट जाता है यहाँ पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर ये सारी चीजें दर्ज की गई, वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दस्तावेज में ये भी लिखा गया है कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा संबंधी ये नियम केवल सरकारी स्कूलों पर नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होंगे। ये बड़ी राहत देने वाली बात है अगर ऐसा हो पाता है, जो कि मुझे बिल्कुल मतलब संभावना बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन एक पॉलिसी दस्तावेज के तौर पर बहुत अच्छा दस्तावेज है इस दृष्टि से कि इसमें प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया गया। जब जिस दिन पहले एक ड्राफ्ट आया, एक प्रेस रिलीज आई और कहा गया कि भाई इस तरह से स्थानीय भाषाओं को, मातृभाषाओं को माध्यम बनाया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन का, और उसी पर भी डिस्कोर्स शुरू हो गया। तो मुझे दो ही चिंताएं थी उस वक्त कि एक इनमें आदिवासी भाषाएं शामिल होंगी या नहीं, स्थानीय भाषाओं या मातृभाषाओं में, और दूसरा क्या ये प्राइवेट स्कूलों को भी इस दायरे में लाया जाएगा। लेकिन शिक्षा नीति में लिखने के स्तर पर एकदम स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि प्राइवेट स्कूल भी इस दायरे में होंगे। अब देखना है कि क्या होगा दिल्ली के स्कूलों का, और दूसरी जगहों पे जो कुकुरमुत्ते की तरह हुए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, क्या वो स्थानीय भाषाओं को माध्यम बनाकर के शिक्षा देंगे?
अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं कहूंगा भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। इस बात को नई शिक्षा नीति में बार बार जोर दे करके कहा गया है कि जो विद्यार्थियों की भाषा है और जो अध्यापकों की भाषा है उसमें कोई दूरी है तो उस दूरी को पाटने की हर संभव कोशिश की जाएगी। ऐसे अध्यापक जो स्थानीय भाषाएं नहीं जानते उनको स्थानीय भाषाएं सिखाई जाएंगी या उनको उनके इलाकों में पोस्टिंग की जाएगी जहाँ की वो भाषाएं जानते हैं। ये शर्त उसमें शामिल है कि भाई हाँ, स्थानीय भाषा आना जरूरी है। आप अगर किसी जगह पर पढ़ाते हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये दिलचस्प बात है, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसमें भी सवाल यह है कि आदिवासी इलाकों में स्थानीय भाषा के तौर पर हिंदी, बांग्ला, तमिल, मराठी, कन्नड़, मलयालम को स्थानीय भाषा मान लिया जाएगा या कुर्क, मुंडारी, कुई, टोडा, गोंडी, भीली इन सब भाषाओं को स्थानीय भाषा मान करके अध्यापकों की योग्यता में इन भाषाओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन जो भी हो, इस बारे में ये तय है कि भाई स्थानीय भाषाओं को महत्व मिलेगा और अगर हम जो भी नीति निर्माता है और जब इनको लागू करने की बात होगी तो इन भाषाओं के लोग या सरकार की तरफ से इस तरह की अगर थोड़ी भी हिंट देता है, थोड़ी कोशिश होती है और स्थानीय लोग उसके लिए संघर्ष करते हैं तो स्थानीय भाषाओं के तौर पर निश्चित तौर पर आदिवासी भाषाओं को भी जगह मिलेगी। शिक्षा नीति में दर्ज किया गया है कि साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा के लिए जो किताबें तैयार होंगी वो मौलिक किताबें और अनुदित किताबें वो भी स्थानीय भाषाओं में तैयार की जाएंगी। तो ये भी बहुत दिलचस्प बात है। जैसा मैंने आपसे कहा छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बारे में, तो छोटी भारतीय भाषाओं में या आदिवासी भाषाओं में अगर किताबें लिखी जाएंगी, किताबें छपेंगी तो निश्चित तौर पर उन भाषाओं को एक नया जीवन मिलेगा। और शिक्षा नीति में ये बात भी कही कि भाई जहां संभव ना हो कि केवल स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना, क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स की एक संख्या ऐसी है, मान लीजिए 40 स्टूडेंट क्लास में है, उनमें से 20 स्टूडेंट हिंदी समझते हैं और संथाली नहीं समझते और बाकी 20 स्टूडेंट संथाली समझते हैं। तो फिर उसके लिए व्यवस्था की गई है कि द्विभाषी पुस्तकें होंगी, जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। उन्होंने भी हिंदी और गोंडी हिंदी या वहाँ की और जो दूसरी आदिवासी भाषाएं हैं उनको शामिल करते द्विभाषी पुस्तकें तैयार करने की बात की गई। और इससे धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चे वो हिंदी की शब्दावली भी सीखने लगेंगे। इसलिए उच्च शिक्षा के स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी के आना अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को आप छत्तीसगढ़ के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 5 लाख बच्चे, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, 17 लाख में से 5 लाख बच्चे हिंदी नहीं समझते। तो क्या उन बच्चों को आप इग्नोर करते रहेंगे, उनकी उपेक्षा करते रहेंगे कि उनको आप कभी उनके बारे में विचार करेंगे? इस मामले में वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार मेरे ख्याल से उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया है, क्योंकि जब सारी दुनिया अंग्रेजी की तरफ भाग रही है तब उन्होंने स्थानीय भाषाओं के बारे में सोचा। और कई लोग समझते हैं इससे हमारी प्रगति रुक जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया के उदाहरण देख सकते हैं और बिल्कुल मैंने तो बाहर जाकर के इस बात को अनुभव किया। मैं पिछले वर्ष अंकारा विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था तुर्की में, तो वहां पर मैं सोचता था कि ये तो यूरेशिया कहते हैं उस जगह को, आधा यूरोप और आधा एशिया में है, तो यहाँ पे तो अंग्रेजी चलती होगी क्योंकि यूरोप से सटा हुआ है, आधा यूरोप में भी है इस देश का हिस्सा। लेकिन वहाँ अंग्रेजी सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल, हमारा बच्चा जो पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर रहा था उसको एडमिशन दिला ही रहे थे हम, तो तभी हमको जाना पड़ा वहाँ। उसके लिए हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोजना चाहा, तो अंग्रेजी माध्यम का जो सबसे सस्ता स्कूल हमको मिला पूरे अंकारा, जो कि राजधानी है टर्की की, उस राजधानी होने के बावजूद वहां पे 10 से ज्यादा अंग्रेजी स्कूल नहीं है। और में जो सबसे सस्ता स्कूल था वो, जबकि 10 तो हमारे यहाँ एक कॉलोनी में स्कूल मिल जाते हैं आपको, जो सबसे सस्ता स्कूल था उसकी फीस 50,000 रुपए महीने थी। तो वो जानते थे कि अंग्रेजी माध्यम में कौन पढ़ाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स होते हैं, जो दूतावासों में बड़े अधिकारी जो काम करते हैं और जिनको वापस अपने देशों में जाना है और वहां पर जाकर के और उनको अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिलानी है, वही शिक्षा दिलाते हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है। इसलिए मिनिमम जो फीस है वो 50,000 रुपए महीने थी। और एक अमेरिकन स्कूल था जिसमें भारत के दूतावास के बच्चे पढ़ते थे, वो उस स्कूल की फीस एक साल की सालाना फीस 20 लाख थी उसकी फीस। आप सोचिए कि, और जब वहां के सार्वजनिक जीवन में आप देखेंगे सारे के सारे स्कूल टर्किश मीडियम के, अंग्रेजी उनमें एक भाषा के तौर पर, जैसे अपने यहाँ पे फ्रेंच शुरू हो जाती है
या रशियन शुरू हो जाती है बाद के जो है सेकेंडरी क्लासेस में, उस तरह से अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर है, ना अंग्रेजी माध्यम है, ना पहली क्लास से अंग्रेजी है। तो और इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से काफी वहाँ की मुद्रा की यहाँ से कीमत ज्यादा है। यूरोपीय देशों की स्थिति, जो मेरे मित्र कई यूरोपीय देशों में गए, एक मैडम है मेरे साथ वाली, वो क्रोएशिया गए। क्रोएशिया तो यूरोप का हिस्सा है, लेकिन जब वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोजने लगी, उनको भी नहीं मिला। कोई स्विट्जरलैंड गया, स्विट्जरलैंड तो हम सब मानते हैं यूरोप का एकदम केंद्र में है, वहां पे स्विस भाषा चलती है। डेनमार्क में वहां की भाषा चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है। हर जगह पर उनकी अपनी भाषाओं में प्राइमरी एजुकेशन है, और उन्हीं भाषाओं में पढ़ते हुए, उन्हीं भाषाओं में काम करते हुए उन्होंने अपनी प्रगति की है। कार्ल मार्क्स को हम सब लोग जानते हैं। कार्ल मार्क्स ने कोई अंग्रेजी में नहीं लिखा, उनको अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपनी जर्मन में लिखा और पूरी दुनिया में वो लोकप्रिय हो गए। तमाम देशों में, तमाम भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ। तो इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजी के माध्यम से या हिंदी के माध्यम से, तो लोग कम ही समझते हैं कि बड़ी भाषाओं के माध्यम से प्रगति हो, तो उनको अपनी समझ को दुरुस्त करना चाहिए। छोटी भाषाओं के माध्यम से या कम से कम मातृभाषाओं के माध्यम से कभी कोई प्रगति में बाधा नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो शिक्षा नीति में ओपन लर्निंग के स्कूल है, उनके लिए भी ये कहा गया है कि ओपन लर्निंग के स्कूल भी भारतीय भाषाओं, भारतीय भाषा माध्यम में होंगे। और लेकिन यहाँ पर भी वही सवाल अनुत्तरित है कि भारतीय भाषाओं से तात्पर्य क्या, कौन कौन सी भाषाएं शामिल होंगी, क्या उनमें आदिवासी भाषाओं को शामिल किया जाएगा? प्रश्न अनुत्तरित है, क्योंकि इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख शिक्षा नीति में नहीं किया गया है। इसी तरह से आप देखें कि जो शिक्षा नीति वो त्रिभाषा फॉर्मूले को जारी रखने की बात करती है और कहती है कि इसके माध्यम से हम भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करेंगे। शिक्षा नीति में कहा गया है कि 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय हों। अब वो 2 भाषाएं भारतीय, कौन सी भारतीय भाषाएं होंगी? प्रावधान तो बहुत अच्छा है कि अगर विद्यार्थी भारतीय भाषाएं सीखेंगे तो निश्चित तौर पे वो भारतीय अनायास ही भारतीय समाज की विविधता, भारतीय समाज की भिन्न संस्कृतियां, इन सब से परिचित हो सकेंगे। और जो भारतीय भाषाओं के बीच, भारतीय संस्कृतियों के बीच आपस में आदान प्रदान और एकता के सूत्र हैं, उनको भी पहचान पाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि किन भाषाओं को, वो 2 भारतीय भाषाएं कौन सी होंगी? कहीं ऐसा तो नहीं जैसा कि दक्षिण भारतीय लोग, जब से ये शिक्षा नीति आई है, तब से दक्षिण भारतीय लोग इस बात को लेकर चिंतित है, आशंकित हैं कि 2 भारतीय भाषाओं के नाम पर हिंदी और संस्कृत को उनके ऊपर थोपा जाने वाला है। क्या ऐसा होने वाला है? या इसमें देश की तमाम भाषाओं के विकल्प होंगे और आदिवासी भाषाओं के भी विकल्प होंगे? ये देखने वाली बात होगी कि इसको किस रूप में किया जाता है, क्योंकि 2 भारतीय भाषाएं कह दिया गया, लेकिन भारतीय भाषाओं में जब विस्तार से आप देखेंगे तो बार बार संस्कृत का जिक्र है। क्या संस्कृत को सबको पढ़ना जरूरी होगा? क्योंकि लिखा गया है, जहाँ संस्कृत के बारे में लिखा गया है कि संस्कृत का विकल्प हर स्तर पर, प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा तक, हर जगह संस्कृत का विकल्प मौजूद होगा। फिर कुछ शास्त्रीय भाषाओं की, पाली, प्राकृत वगैरह की भी बात की गई है कि उनके विकल्प भी मौजूद होंगे। इसका मतलब ये कि फिर आदिवासी भाषाओं का नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? क्या उनको भी सिखाए जाने की व्यवस्था होगी? अभी देखने के पर तो ये लगता है कि कई जगहों पर जहां आदिवासी भाषाओं के विभाग है, तो सरकार उनको बंद करना चाहती है। तो आदिवासी भाषाओं का विकल्प मौजूद होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को ये प्रावधान करना चाहिए कि भाई कम से कम, जैसे उत्तर भारत के जब पढ़े तो उनको जो त्रिभाषी जो फॉर्मूला है उसके अनुसार एक दक्षिण भारत की भाषा और एक आदिवासी भाषा पढ़ने पड़े। तो अगर ऐसा होगा तब तो शायद हम ज्यादा समावेशी राष्ट्र बना पाएंगे, एक दूसरे के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट तौर पर एक जगह ये भी उल्लेख किया गया है कि इसमें हम आदिवासी संस्कृति, आदिवासी नॉलेज सिस्टम और आदिवासी लैंग्वेजेस से भी सारे बच्चों को परिचित कराएंगे, उनको भी शामिल करेंगे मुख्य पाठ्यक्रम में। लेकिन नीति में ये स्पष्ट नहीं है कि आदिवासी भाषा और संस्कृति या ज्ञान परंपरा को किस स्तर पर और कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि बात तो कह दी गई है। क्या पाठ्यक्रम के मूल हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा, क्या एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, या उनके बारे में सिर्फ एक चैप्टर कहीं डाल दिया जाएगा, या सिर्फ ये बात यही शिक्षा नीति तक रह जाएगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है कि एक दूसरे की भाषाएं सीखते हैं, जब भाषाओं के विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं, तो आप पाएंगे कि इससे विद्यार्थियों के अंदर भारतीयता का विकास करने में मदद मिलेगी।
अभी हमारे अंदर भारतीयता का विकास नहीं हो पाता। क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जहाँ पर, कोई विद्यार्थी जहाँ पर पढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा वो अपने राज्य के बारे में जान पाता है। भारतीयता जो हमारी विविधता है, इस विविधता के बारे में नहीं जान पाता। यहाँ की इतनी संस्कृतियां, इतनी भाषाएं, इतना जो हर कदम कदम पर आपको जो कहते हैं कोस कोस पे पानी बदले ढाई कोस पे पानी, तो जो अलग अलग भाषाएं हैं उनके बारे में विद्यार्थी बिल्कुल नहीं जान पाता। और अगर इन भाषाओं को जान पाएंगे, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा में या उच्च शिक्षा में, तो जब वो बड़े होकर के किसी दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से मिलेंगे तो उनकी भाषा भी उसको अटपटी नहीं लगेगी। वो सुनेगा, अच्छा ये तमिल बोल रहे हैं। अभी तक हम क्या करते हैं कि हम मिमिक्री करने लगते हैं कि कोई दूसरी भाषा का व्यक्ति हमको मिलता है, सोचते हैं अच्छा ये क्या बोल रहा है, तो हम कुछ भी बोलने लगते हैं। हम कहते हैं अरे मैं तो तमिल बोल रहा हूँ, भाई देखो तमिल वाले ऐसे बोलते हैं। जैसे हम चाइनीज की नकल करते हैं, चाइनीज भाषा की या किसी भाषा की हम नकल करते हैं जिसको हम नहीं जानते। लेकिन भाषाओं के बारे में अगर बुनियादी परिचय दे दिया जाएगा तो जब कोई दूसरे भाषा को बोलने वाले व्यक्ति से कोई व्यक्ति मिलेगा तो ज्यादा सहजता से मिलेगा। और फिर उसकी जो आइडेंटिटी, भाषा के साथ सामुदायिक पहचान भी होती है, पहचान को भी आसानी से स्वीकार कर पाएगा। अभी तक हम जिस परिवेश में रहते हैं, अगर हम जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस इलाके में रहते हैं, उसी के बारे में जानते हैं और उसी को लेकर के हमारे अंदर या तो श्रेष्ठता बोध विकसित हो जाता है या हीनता बोध विकसित हो जाता है। इस देश में इतने सारे समुदाय रहते हैं, इतनी भाषाओं के लोग रहते हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतने पहनावे हैं, इतने खाने हैं, उनके बारे में हम जान ही नहीं पाते। इसलिए मेरे ख्याल से भाषाओं को तवज्जो देना ज्यादा अच्छा होगा, एक नागरिकता के निर्माण में मदद करेगा। जो स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनती है, नेशनल करिकुलम बनता है, उसकी रूपरेखा बनती है, तो उसके बारे में भी कहा गया है कि उसको तमाम स्थानीय भाषाओं में तैयार किया जाना चाहिए। अब लेकिन क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई आदिवासी भाषा में भी तैयार होगा, या स्थानीय भाषाओं से तात्पर्य ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं तक सीमित रहेगा, या इनमें से भी 3-4 भाषाओं तक सीमित रहेगा? तो लेकिन अगर स्थानीय भाषाओं में, आदिवासी भाषाओं में तैयार होता है तो निश्चित तौर पर करिकुलम के स्तर पर एक बड़ा बदलाव आएगा, जो कि एक सकारात्मक बदलाव के रूप में उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा नीति कहती है कि जो विभिन्न प्रतियोगिताएं होती है स्कूलों में, उनको भी स्थानीय भाषाओं में कराया जाना चाहिए। क्योंकि जो प्रतियोगिताओं में कई बार क्या होता है कि प्रतियोगिताएं, जो बहस की प्रतियोगिता हो गई, डिबेट कंपटीशन। अब डिबेट कंपटीशन में एक बच्चा किस भाषा में सबसे ज्यादा सहज है, या कविता लेखन प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपनी सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है। तो इसलिए अगर उससे मातृभाषा में लिखाया जाएगा, उसे स्थानीय भाषा में लिखाया जाएगा, तो वो अपने आप को ज्यादा अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर पाएगा, और इसकी शिक्षा नीति इसकी वकालत करती है। अब कुछ बातें उच्च शिक्षा के बारे में भी करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। उच्च शिक्षा में हालांकि आदिवासी भाषाओं के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन आदिवासी नॉलेज सिस्टम को पूरे उस पाठ्यक्रम में शामिल करने की गोलमोल बात कही गई है। ये लिखा हुआ है कि जहां तक शिक्षा माध्यम की बात है कि उच्च शिक्षा का माध्यम भी जहां तक संभव हो द्विभाषी करना चाहिए। अभी द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी होगा, या हिंदी और तमिल होगा, या अंग्रेजी और तमिल होगा, कुछ स्पष्ट नहीं है। या द्विभाषिता में क्या आदिवासी भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा? तो शिक्षा में अगर आदिवासी भाषाएं आ पाएंगी, ऐसा तो मुझे ऐसा चमत्कार होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन बात सिद्धांत तौर पर अच्छी इसमें कही गई है। कहा गया है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर भी हर जगह पर भारतीय भाषाओं के विकल्प मौजूद होंगे। यानी जो भाषाएं सीखना चाहते हैं, खासतौर पर भारतीय भाषाएं सीखना चाहते हैं, उनके लिए वो विकल्प मौजूद होंगे कि कोई भी भाषा सीख सकता है। और इससे निश्चित तौर पर भारतीय भाषाओं का विकास होगा, और उनको उत्तर उनके लिए अलग से फेलोशिप शुरू करने की बात की गई है, और उनके लिए ज्यादा सीट्स क्रिएट करने की बात की गई है। लेकिन उन भाषाओं में क्या आदिवासी भाषाएं भी शामिल होंगी, इस बारे में शिक्षा नीति मौन है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी शिक्षा नीति जहां पर मातृभाषाओं की और स्थानीय भाषाओं की पुरजोर वकालत करती दिखाई पड़ती है, लेकिन वहीं पर इस पूरी की पूरी शिक्षा नीति में मातृभाषाओं और स्थानीय भाषाओं को परिभाषित नहीं किया गया है, उनकी अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनसे तात्पर्य क्या है। इस वजह से अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि शिक्षा नीति की वजह से आदिवासी भाषाओं को कितना महत्व मिल पाएगा।
एक सकारात्मकता जरूर दिखाई पड़ती है। दूसरा जो सवाल है वो स्वयं शिक्षा नीति के लागू किए जाने को लेकर के। 1986 की शिक्षा नीति कोई खराब शिक्षा नीति नहीं थी, लेकिन उस 1986 की शिक्षा नीति के होते हुए आपने, हम सब ने, हमारे सामने निजीकरण की बात आती हुई देखी कि भाई सारे प्राइवेट स्कूल खुले और जो उन पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है, वो किस भाषा में, किस माध्यम में और क्या पढ़ा रहे हैं, वो उनका करिकुलम पूरा अलग चल रहा है। और 1986 की शिक्षा नीति में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये लागू करने की भी बात है, सरकार की मंशा की भी बात है कि सरकार क्या लागू करती है, किस ढंग से लागू करती है। तो ये शिक्षा नीति को कब और कैसे लागू किया जाएगा, कितना लागू किया जाएगा, ये सरकार की मंशा पर, और आने वाली सरकार, न सिर्फ केवल इस सरकार की बल्कि इसके बाद भी जो सरकारें आएंगी उनकी मंशा पर निर्भर करेगा। जैसे आप देखेंगे आदिवासियों के संदर्भ में मैं कहूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक लागू नहीं हो पाई। जैसे संविधान सभा में जयपाल सिंह ने 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की वकालत की। उस वक्त उसको शेड्यूल 7A बोल रहे थे, तो जयपाल सिंह ने कहा कि भाई शेड्यूल ए में, शेड्यूल 7A में मैं मुंडारी और गोंडी और कुड़ुक को शामिल करने की वकालत करता हूं। लेकिन आज संविधान को लागू हुए आप सब जानते हैं कि 70 साल हो चुके हैं, लेकिन 70 साल बाद भी इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार से संविधान में आदिवासी स्वशासन के लेकर के अलग से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को लेकर अलग से प्रावधान किए गए हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान है, लेकिन ये सारी की सारी बातें कागजी बातें बन करके गई हैं, किसी को भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। जैसे संविधान में आदिवासी अधिकार जो अलग अलग अनुच्छेदों में दिए गए हैं, जैसे उन अधिकारों के लिए लड़ने वाले, जैसे पत्थलगड़ी को लेकर के लोगों ने आंदोलन किया, अब वो पत्थलगड़ी को लेकर के, पत्थलगड़ी करने वालों को लेकर के सरकार और गैर आदिवासी दुनिया, उन सबको ये बाहरी दुनिया शक की नजर से देखती है। जबकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हमारा संविधान हमको एक स्थानीय शासन का अधिकार देता है, हमारी अपनी ग्राम सभा होगी और ये ग्राम सभा करेगी गांव की परिधि में कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं करेगा। और ये संविधान प्रदत्त हमें अधिकार है। उन पत्थरों पे लिखा गया कि अनुच्छेद इतने में ये लिखा गया है, अनुच्छेद इतने में ये लिखा गया है, हम इन अधिकारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को डाल दिया गया, बहुत सारे, या कुल मिलाकर के जो गैर आदिवासी समाज है वो एक संशय की दृष्टि से तो उनको देखता ही है, कभी उनके प्रति एक ट्रस्टपूर्ण रवैया विकसित नहीं कर पाए। तो मैं निष्कर्ष तौर पर यही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर आदिवासी दृष्टि से दस्तावेजी स्तर पर, डॉक्यूमेंट के स्तर पर ये आकर्षक दिखने वाली शिक्षा नीति है कि इससे निश्चित तौर पर आदिवासी भाषाओं को, आदिवासी ज्ञान परंपरा को एक तवज्जो मिलेगी। लेकिन इस नीति को लागू किए जाने पर विद्वानों द्वारा जो संदेह किया जा रहा है वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि इससे पहले जो भी जन समर्थक नीतियां थी उनमें से ज्यादातर को लागू नहीं किया जा सका। आपने मुझे समय दिया और धैर्यपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल, कोई जिज्ञासाएं, कोई टिप्पणियां, उनका स्वागत है। धन्यवाद गंगा साई जी, आपका व्याख्यान बड़ा ही ज्ञानवर्धक था, व्यवहारिक चर्चा रही, आपने बड़े ही ज्वलंत मुद्दों को सामने उठाया और आपका कहना जायज भी है कि वैश्वीकरण में जहां एक तरफ भाषाएं समाप्त हो रही है, वहीं दूसरी तरफ संस्कृतिकरण के नाम पर भी, मुख्य धारा में शामिल करने के नाम पर भी भाषाएं लगातार समाप्त होती जा रही है। यहाँ एक बात और विचारणीय है, एक तरफ कुछ बोलियों को भाषा बनाने के लिए एक आंदोलन भी चल रहे हैं, जैसे भोजपुरी है, राजस्थानी है, तमाम है, और वहीं दूसरी तरफ जो बोलियां छोड़िए भाषाएं भी समाप्त होती जा रही है। आपने आदिवासी भाषाओं की तरफ विशेष ध्यान दिलाया और बड़ी ही रोचक बातें आपने बताई। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि भाषाओं का मरना केवल भाषाओं का मरना नहीं होता, भाषा संस्कृति का आधार होती है, और एक भाषा मरने के साथ एक संस्कृति, उस संस्कृति के साथ अस्मिताएं, पहचान, संवेदनाएं, परंपराएं और पीढ़ियों के अनुभव तक मर जाते हैं। जैसा आपने बड़ा ही अच्छा उदाहरण देकर बताया कि दर्द के लिए भी इतने शब्द, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। खैर, नई शिक्षा नीति के ऊपर आपने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक बात कही। यहाँ एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि घुमक्कड़ों की भाषा पर भी चर्चा की जानी चाहिए। कभी जब आप देखें
कि घुमक्कड़ों की भाषा भी समय समय पर अनुसार बदलती रहती है, जैसे जैसे स्थान परिवर्तन होता है उनकी उनकी भाषा भी बदलती है, और उनकी भाषाओं के संदर्भ में अभी तक कोई इतना ऑथेंटिक सोर्स भी नहीं तैयार हुआ है। और आदिवासी भाषाओं को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर आपकी चिंता जायज भी है और व्यवहारिक भी है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से तो कहने की बात अलग होती है, व्यवहारिक रूप से जब तक कोई चीज लागू नहीं होती तब तक सिद्धांतों की कोई महत्व नहीं होता। यहाँ चंद्रभान सिंह मौर्य जी ने एक सवाल किया है, और मुझे लगता है उस सवाल का जवाब आपने दे भी दिया है। उन्होंने कहा है कि भाषा को लेकर जितनी योजनाएं इस नई शिक्षा नीति बनाई गई है, क्या सरकार इतने बड़े पैमाने पर भाषा शिक्षकों के लिए निवेश करने को तैयार है? मुझे लगता है इसका जवाब आपने दे ही दिया था कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक में जो अंतर रहेगा वही इसकी सफलता या असफलता को निर्धारित करेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं लोकेश गुप्ता जी का भी आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, और आयोजक मंडल का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद डॉक्टर आसाराम भार्गव और डॉक्टर गंगा साहेब मीना। बहुत उत्तम कार्यक्रम आप दोनों की ओर से रहा। और अभी एक सवाल मुझे पूछना था गंगा साहेब जी से। हाँ। क्या आदिवासी भाषाओं में कोई ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं हम कि जो उनकी स्किल डेवलपमेंट को या उनके लिए वोकेशनल कोर्स के रूप में या उनके प्रोफेशनल कोर्स के रूप में किसी स्टेट ने डेवलप किया हो, जिसको एक मॉडल कोर्स के रूप में फिर अन्य विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अप्लाई कराया जा सके? कोई ऐसा कोई कोर्स डिजाइन हुआ हो नज़र में, या कर सकते हैं क्या इस तरह का कोई कोर्स? कर तो सकते हैं, अभी तक नहीं किया गया। अभी तक आदिवासी भाषाओं को दरअसल कहीं कहीं पर प्राइमरी एजुकेशन के रूप में उपयोग किया गया है, और विश्वविद्यालयों में आदिवासी भाषाओं को उच्च शिक्षा में मतलब शामिल किया गया है। तो वहाँ पर उनके साहित्य के पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। जैसे रांची विश्वविद्यालय में फादर हाफमैन ने बहुत पहले शुरू किया था। रामदयाल मुंडा जब वाइस चांसलर बने तो उन्होंने आदिवासी भाषाओं के विभाग खोले, लेकिन स्थिति ये है कि उन विभागों में आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उन विभागों में अभी तक कोई स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाई है, और उन विभागों में लोग तब से एडहॉक पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वहां से पीएचडी कर लिया है, लेकिन उनके लिए कोई नौकरियों की व्यवस्था नहीं है। तो और जहाँ पर भी आदिवासी भाषाएं हैं वो सिर्फ उस भाषा के से जुड़े हुए साहित्य को के पाठ्यक्रम के तौर पर ही है। स्किल डेवलपमेंट की इस तरह की कोई पहल नहीं की गई है, क्योंकि पहली बात तो बहुत जगह डिपार्टमेंट ही नहीं है, और कई जगहों पर जैसे हैदराबाद या जामिया या कहीं पे आदिवासी अध्ययन के विभाग हैं, दलित आदिवासी अध्ययन के कहीं कहीं साथ हैं, कहीं अलग है, लेकिन उन जगहों पर भाषाओं से किसी का कोई खास लेना देना नहीं है। जो INTU है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में जो बनी, उससे बड़ी उम्मीदें थी, और उसको सरकार ने बहुत सारा पैसा भी दिया कि आप आदिवासी भाषाओं में प्रोजेक्ट करिए, आदिवासी भाषाओं को प्रमोट करिए, आदिवासी भाषाओं को जानने वालों को प्रमोट करिए। लेकिन जैसा कि प्रोजेक्ट्स का होता है कि वो उनकी रिपोर्ट सबमिट हो गई हैं, उनको पैसा पूरा खर्च हो चुका है, और उसमें कोई आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा। कोई ऐसी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की हो जिस पे चर्चा की जा सके, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से जब तक पॉलिसी मेकिंग एक आदिवासी नजरिए का व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति शामिल नहीं होगा, तब तक उनको लेकर के काम नहीं हो सकता, ठीक ढंग से काम हो सकता। और मेरे साथी आसाराम जी ने जो कहा घुमक्कड़ों की भाषा को लेकर, मैं उससे सहमत हूँ, और वो भी आदिवासी भाषाओं में शामिल हैं, घुमक्कड़ों की भाषाएं भी, और उनको लेकर भी जब भी आदिवासी भाषाओं की बात की है तो वो उसमें शामिल रहती हैं। हाँ, उनकी तरफ से इस तरह से, चूंकि वो तथाकथित मुख्य के समाज में नहीं है, तो उनकी बातें उठाने वाले उनके अपने लोग नहीं है, दूसरे आदिवासी उन सवालों को उठाते हैं। जी, आप कुछ, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बहुत अच्छा आपका व्याख्यान रहा, और सवाल नहीं है बस, लेकिन एक चिंता है। हाँ। अगर मैं आपसे साझा करूं तो कि इस बीच एक काउंटर नैरेटिव्स ये भी आ रहा है
कि पिछले 20 सालों में, खास तौर पर 1990 के बाद जब नव उदारवाद का इस तरह का जो पूरा फ्रेम बना, उसमें मध्यम वर्ग ने और उच्च वर्ग ने अपने बच्चों को एक सिलसिले के तहत सरकारी स्कूलों से निकाल कर सस्ते या महंगे निजी जो विद्यालय हैं उनकी तरफ शिफ्ट कर लिया। और अभी जो हालात देखते हैं सरकारी जो विद्यालय उनका, तो उसमें ज्यादातर बच्चे दलित और आदिवासियों के हैं। अब इन हालातों में कि मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा का जो दबाव है, जो चिंता है कि हम सरकारी विद्यालयों में लागू करेंगे, तो क्या ये एक नए तरह का फिर अर्थशास्त्र तो नहीं है कि वो जो बच्चे जिन्हें अब अंग्रेजी सीखकर या एक मुख्य धारा की भाषा सीखकर एक चुनौती प्रस्तुत करने के लिए हम की तरफ हम उन्हें बढ़ाना चाह रहे थे, तो सिरे से खारिज करते हुए आदिवासी और दलित बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हुए और वो भाषा, मातृभाषा जो बाजार के साथ नहीं जुड़ती है, उसकी तरफ हम धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये आशंका आपकी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खासतौर पे दलित हमारे साथी हैं, उनकी तरफ से आशंका लगातार आई है जब से शिक्षा नीति आई है कि अंग्रेजी दूर करके। इसमें इस सवाल पर आपकी आशंका एकदम सही है, लेकिन भाषाओं के सवाल पर, प्राथमिक शिक्षा की भाषा के सवाल पर दलित और आदिवासी नजरिया थोड़ा सा भिन्न रहा है और है अभी भी, क्योंकि अंग्रेजी के साथ में अंग्रेजी को एक मुक्ति की भाषा के तौर पर दलित चिंतन में देखा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से जो अंग्रेजी सीख जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, वो पारंपरिक पेशों से मुक्त हो जाते हैं और एक हद तक जाति व्यवस्था से आजाद हो जाते हैं, एक हद तक। लेकिन आदिवासियों और दूसरे दलितों की कोई ऐसी मातृभाषा जैसी भी नहीं है कि भाई वो अपना दावा करें कि हमारी भाषा है, इसको और कोई नहीं बोलता, इसको हमारे पुरखे बोलते आए, हम इसको बचाएंगे, लड़ेंगे, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। वो जो भाषा और संस्कृति के नाम पे जो कुछ मिला है, वास्तव में वो सब शोषण का आधार रहा है, इसलिए भाषा और संस्कृति से लगाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आदिवासियों के पास में अपनी अलग भाषा रही है, अपने अलग इलाके रहे हैं, और उन भाषाओं में उनका ट्रेडिशनल पूरा नॉलेज सिस्टम है, उन भाषाओं के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। और आदिवासियों की बात इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण हो जाती है जब वो मातृभाषाओं की वकालत की बात करते हैं, कि तमाम शिक्षा विज्ञानी भी इस बात को स्वीकारते हैं कि प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, और कोई व्यक्ति जो बेहतरीन लेखन कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, वो भाषाओं में ही कर सकता है। खुद आप लोहिया की बात को उठाए, लोहिया जब हिंदी के पक्ष में, हालांकि वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया कहते थे कि हमको पहली क्लास से ही जो भाषा ज्ञान का दबाव हमारे ऊपर डाल देते हैं, इससे हम विषय ज्ञान में पारंगत नहीं हो पाते। आज तक दुनिया में जितने देशों ने अपना विकास किया है, जाहिर सी बात है विषय ज्ञान के आधार पर किया है, उनके ऊपर कोई दूसरी भाषा को सीखने का दबाव नहीं था। अब हमारे बच्चे अंग्रेजी सीखते रहेंगे, जैसा सेत्रोदा ने सुझाया कि अंग्रेजी ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करिए। आप खुद अपने अनुभवों से हम सब जानते हैं कि जितना वक्त हम अंग्रेजी को देते हैं, आज भी हमारा बच्चा अगर अंग्रेजी की वजह से वो उस विषय को जानता है, हम भी उस विषय को जानते तब बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा में कर सकते हैं। हम अंग्रेजी में तो पहले अंग्रेजी सीखेंगे, अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा नजरिए का फर्क है, जो दलित नजरिए और आदिवासी नजरिए में थोड़ा सा पार्थक्य है। लेकिन ये चिंता अपने आप में महत्वपूर्ण, इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा किया जाता है, साजिशन की SC ST को या दलित आदिवासियों को सरकारी स्कूलों तक सीमित रखने के लिए, और कहे भाई आप पढ़ो मातृभाषा में और बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक खाई पैदा होगी और सारी की सारी नौकरियां, और जिस तरह की पॉलिसी अभी है उसके हिसाब से सारी नौकरियां फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेंगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर की ओर से, और माता सुंदरी महिला महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आपका, आसाराम भार्गव जी का, डॉक्टर गंगासाहेब मीणा जी का, सभी पार्टिसिपेंट्स का। और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार आदिवासी भाषाओं के संदर्भ में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद और समय निकाला और हमारे एक छोटे से